तो अब हम डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। इसके लिए सबसे पहले हम एक m मास का ब्लॉक लेते हैं। इनिशियली ये रेस्ट पे रखा हुआ है, दैट मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। नाउ अगर हम इस पे F फोर्स लगाएं तो ये F फोर्स इस पर कुछ वर्क करेगा और उस की वजह से ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। मूव करने लगेगा तो ये सपोज मूव करता हुआ यहाँ तक पहुंच जाता है, दैट इज एट अ डिस्प्लेसमेंट d फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। जैसे ये मूव करने लगेगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, लेट एनी इंस्टेंट t इसकी स्पीड हो जाती है v, जो कि इनिशियल 0 थी। अब अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन होगा W इक्वल टू एफ इंटू एस। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। नाउ वी नो दैट force is equal to mass into acceleration, so W equal to ma into s. This is our first equation. As we know equations of motion, we will use second equation of motion, that is v square equal to u square plus 2as. इससे हम as की कैलकुलेशन करेंगे तो as होगा v square माइनस u square by 2। u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। as की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो वर्क डन आएगा मास इनटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं इनिशियल स्पीड 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और जैसा कि हम डेफिनेशन से जानते हैं कि जो बॉडी पर वर्क किया जाएगा वो इसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमें एक कार दी हुई है जिसका मास 1500 kg है। इसकी इनिशियल स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। इस पर वर्क किया जाता है जिससे इसकी स्पीड बढ़कर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन ओवर इट। जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं वर्क डन will be kinetic energy developed in it. So initial kinetic energy was half m u square and final kinetic energy is half m v square. So हमने वर्क कितना किया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम अगर हम कॉमन ले लें बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं हाफ m, m इज 1500 इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v और u की वैल्यू पुट करनी है, या तो हम इसे किलोमीटर पर आवर में लिख रहे हैं या फिर इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम u को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा 30 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 60 इंटू 60। इसके कैलकुलेट करने पर इट विल बी 8.33 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर को 1000 बाई 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 16.67 मीटर पर सेकेंड।
इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 60.67 मीटर पर सेकेंड, 16.67 v स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस u स्क्वायर इज 8.33 होल स्क्वायर। नाउ इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आएगा 1.56 इंटू 10⁵ जूल। तो इस तरह से हमने देखा कि कितनी इजीली हमने वर्क की कैलकुलेशन कर दी, जबकि हमें अगर प्रीवियस मेथड से सॉल्व करना होता तो हम क्या करते, v और u इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड तक आने का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते, नाउ फोर्स एक्सेलरेशन निकाल के फोर्स कैलकुलेट करते हैं, देन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते, तो उस केस में भी हमें वर्क कैलकुलेट हो जाता, बट इट इज द इजी मेथड टू सॉल्व। दिस इज योर आंसर। तो अब तक हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी के बारे में, वर्क डन ने काइनेटिक एनर्जी किस तरह से क्रिएट की। पर जैसा हम जानते हैं कि वर्क एनर्जी ट्रांसफर करता है, बेसिकली एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एज वी नो एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो एनर्जी वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो इट मे बी फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो। बट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो हमने अभी तक काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की, अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? Potential energy is basically defined as energy possessed by a body by virtue of its position or shape or configuration। इस चीज को समझते हैं हम, जैसे यहाँ पर एक बॉडी ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है। नाउ अगर आप इसको उठा के यहां पर रख देते हैं एट अ सर्टेन हाइट h फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, तो इस केस में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क क्या ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होगा। कितना वर्क हमें करना पड़ेगा? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाउ मच फोर्स इज एक्टेड ऑन इट? दैट इज mg। तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, that is mg into h, as force is applied in downward direction and displacement is upward direction, so w is negative minus mgh। अब ये जो mgh है, ये वर्क कहाँ गया? हमारी कुछ एनर्जी खर्च हुई होगी। ऑब्वियसली अगर कोई पर्सन m मास को उठा के ऊपर लेके जा रहा है तो उस केस में उसकी कुछ एनर्जी खर्च हो रही है। वो एनर्जी एक्चुअली गई कहाँ? वो एनर्जी इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई है। कैसे पता हमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई? क्योंकि अगर मैं इस ब्लॉक को छोड़ दूं तो क्या ये अपने आप नीचे आ जाएगा? अगर ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये कुछ वर्क कर रहा है नीचे आने के लिए। वो वर्क कहां से आया? वो इसके अंदर की एनर्जी है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर थी, जो कि अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग गई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इट्स पोजीशन। इसी तरह से कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे एक ब्लॉक है m यहाँ रखा हुआ है, इसको स्प्रिंग से कनेक्ट किया दूसरे ब्लॉक m से, आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं F फोर्स लगा के। जब वह कंप्रेस हो जाएगा तो उस केस में इसकी सिचुएशन सपोज इस तरह की हो गई। इस केस में भी आपने कुछ वर्क किया इसे डिस्प्लेस करके, ये वर्क इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई। कैसे पता पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? छोड़ दो, छोड़ोगे तो उस केस में ये अपने आप भी स्पीड से इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से और भी पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे डैम, किसी डैम में वाटर स्टोर जो है, दैट इज आल्सो पजेस सम एनर्जी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वही एनर्जी जब हम डैम में वाटर स्टोर करते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। जैसे हम वाटर फॉल करवाते हैं तो नीचे टरबाइन लगाते हैं, उससे वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होकर फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिल जाती है। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जांपल, अगर एक स्टोन है वो किसी हिल पे, टॉप ऑफ द हिल पे रखा हुआ है, तो उस केस में उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज अनदर एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेच्ड बो एंड एरो सिस्टम, ठीक है, दैट इज आल्सो possess some energy that is in the form of potential energy। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसा आपने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाएगा तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जैसा कि स्प्रिंग के केस में देखा, ये दोनों एनर्जी बेसिकली कंजर्वेटिव नेचर की होती है। आगे बढ़ने से पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जीरो। वी टेक इट एज अ जीरो। वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम कहीं भी जीरो ले सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव क्वांटिटी। यू कैन नॉट फाइंड आउट एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेंगे, वहां से किसी बॉडी को ऊपर उठाएंगे तो उस केस में उस पे जो वर्क किया जाएगा वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कर देगा। पर उसके लिए हमें किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेना होता है। इसके लिए हम अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं। चाहे तो हम अर्थ के सेंटर पे भी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले सकते हैं। इन दैट केस अर्थ के सरफेस पर उसमें कुछ एनर्जी होगी। आप अर्थ की सरफेस में अगर एक होल ड्रिल कर दो और वहां पर छोड़ो तो वो अर्थ के अंदर अपने आप चला जाएगा। दैट मीन्स अर्थ की सरफेस पर भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी। बट इन नॉर्मल केस हम सरफेस ऑफ द अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं। The second point is gravitational potential energy of a body increases as we move upward, क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में आऊंगा तो हम फोर्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा बल्कि वर्क अपने आप मिल रहा है, इसलिए वो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं, ऐसे फोर्स जिनका वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता हो, वो पाथ से इंडिपेंडेंट हो, तो हम उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क किया जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा और ऑब्वियसली इट विल नॉट डिपेंड ऑन पाथ। सपोज ये एक ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूं और यहां तक स्टोर करता हूं, यहां पर जाके रख देता हूं। अगर मैं इसको h डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं तो ये h डिस्प्लेसमेंट चाहे इस ब्लॉक को सीधा ऊपर लेके जाऊं चाहे इसको इस तरह से घुमा के यहां पर लेके आऊं, इस केस में इन पर जो वर्क होगा वो सेम ही करना पड़ेगा। मतलब इसमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो सेम ही आएगी, दैट इज mgh विद नेगेटिव साइन। नेक्स्ट है इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इस चीज को हम देखते हैं। फर्स्ट केस, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इसे हम दो सिचुएशन में समझेंगे। फर्स्ट सिचुएशन एट हाईएस्ट पॉइंट, at highest point potential energy will be mgh जैसा कि अभी हमने देखा, एंड इन दिस सिचुएशन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पे रखा हुआ है। अब मैं इस ब्लॉक को अगर हाईएस्ट पॉइंट से नीचे लेके आता हूं और ये सपोज लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो सिचुएशन 2 इज एट लोएस्ट पॉइंट। अगर मैं लोएस्ट पॉइंट की बात करूं तो सपोज दिस इज इट्स लोएस्ट पॉइंट एंड दिस इज हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो। जैसे ये नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर पहले थी वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और यहाँ पर ये सर्टेन स्पीड से आएगा, दैट इज सपोज v। तो इस केस में यहाँ पर इसकी स्पीड है v, जस्ट
इससे टकराने के जस्ट पहले इसकी स्पीड है v, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ mv², जैसा हम पहले प्रूव कर चुके हैं। और क्योंकि ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आ गया जहां से हम इसे ऊपर लेके गए थे, इसलिए यहाँ पर अगेन इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। सो अगर मैं लोएस्ट पॉइंट की बात करूं तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी आ रही है 0, काइनेटिक एनर्जी आ रही है हाफ mv²। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन इसमें कैसे प्रूव होगा। हाफ mv² इज द टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। अगर मैं v² को h की टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं, सपोज इसको मैं h हाइट तक लेके गया था, तो इस केस में इनिशियल एट हाईएस्ट पॉइंट इसकी स्पीड थी u इक्वल टू 0, एट लोएस्ट पॉइंट इसकी स्पीड थी v इक्वल टू v। बाय अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, that means v² is equal to u² is 0 plus 2 and 2 acceleration is g and displacement is h, so v² is equal to 2gh। now kinetic energy is half mv², v² की वैल्यू पुट कर देते हैं, it will be half m into 2gh, 2 cancel, then it will be mgh। क्या टोटल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पर mgh आ रही थी और फाइनल पॉइंट पर भी क्या mgh ही आ रही है, दैट मीन्स एनर्जी इज कंजर्व्ड, ओनली पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस। हम सेकंड केस लेते हैं फॉर एन अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी। इस केस में ग्राउंड पे एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास m है, इसको हम u स्पीड देके ऊपर फेंकते हैं। अगर ये u स्पीड से ऊपर जाएगी तो एक सर्टेन हाइट गेन करेगी, जहां पर जाके ये रेस्ट पे आएगी और फिर वापस से नीचे आएगी। सपोज ये h हाइट पर जाकर रेस्ट पर आती है, so this will be its initial position and this will be final position at lowest point। लोएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस जगह पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 ले सकते हैं हम, और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि यहाँ पर इसमें स्पीड है इसलिए काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ mu² इन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ एट हाईएस्ट पॉइंट potential energy will be mgh and kinetic energy will be 0। so lowest point पर हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी आ रही है 0, काइनेटिक एनर्जी आ रही है मैक्सिमम दैट इज हाफ mu², या टोटल एनर्जी भी यही होगी हाफ mu²। at highest point kinetic energy is 0, potential energy is mgh, so total energy will be mgh। now from equation of motion at highest point velocity is 0, that is final velocity is 0 and displacement is h, initial speed is u, so by applying v² equal to u² plus 2as वैल्यू पुट करते हैं v² is 0 equal to u²
is u square plus 2 into acceleration. Acceleration is g is minus g into displacement in upward direction, so plus h. So u square will be plus 2g h. इसकी वैल्यू को अगर मैं पुट करूं 2gh की जगह u स्क्वायर पुट करें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी u स्क्वायर बाय 2 that is equal to half m u square, that is our initial kinetic energy. तो इस तरह से हमने देखा जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब भी हमारी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वही टोटल एनर्जी यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड फॉर एन एब्सोल्यूट सिस्टम। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एब्सोल्यूट सिस्टम इज दैट सिस्टम जिसमें न तो बाहर से कोई एनर्जी आ सकती है न सिस्टम से बाहर एनर्जी जा सकती है। अगर ऐसा सिस्टम लूं तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। According to this principle, the total sum of energy of all kinds in an isolated or absolute system remains constant at all times. मतलब energy can neither be created nor be destroyed. It can convert from one form to another form. इसको हम अलग अलग तरीके से में प्रूव करेंगे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। तो इसका मतलब एनर्जी या तो काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी या पोटेंशियल से काइनेटिक में, बिकॉज टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इन टू फॉर्म्स, दैट इज टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सपोज काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है तो सेम अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू, दैट इज K2 माइनस K1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U2 minus initial potential energy U1. So we can write it K2 plus U2 equal to K1 plus U1. K2 plus U2 is final total energy, K1 plus U1 it is initial total energy.